ज़ियारत बलूचिस्तान का वो शहर जिसे बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की रिहायशी इक़ामत गाह के लिए भी जाना जाता है। ज़ियारत कोयटा से 130 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। पहले ये जिला सिद्दी से मुंसलिक था और उसे जुलाई 1986 में अलग जिला करार दिया गया। ज़ियारत सरसब्ज़ शादाब जूनिपर के जंगलात से घिरा हुआ पहाड़ी इलाका है और जंगलात को सोनाबर के दरख्त भी कहा जाता है। ये दरख्त पाकिस्तान के सबसे कदीमी दरख्त माने जाते हैं जो 4000 साल पुरानी है। ये भी माना जाता है कि ज़ियारत का सोनाबर जंगलात दुनिया के दूसरे बड़े जंगलात में शुमार होते हैं। ज़ियारत का मौसम अमूमन सर्द रहता है, खासकर मौसम सरमा में शब रोज बर्फ से ढका होता है। कायदे आज़म रेजिडेंसी की ज़ियारत में वाक़ है जहाँ बाबाए कौम ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात बसर किए थे। यह इक़ामत का सन 1892 में बरतानवी हुकूमत के दौर में बनाया गया। ये इमारत लकड़ियों से बना शानदार आर्किटेक्चरल मकाम का मालिक है, क्योंकि ये इमारत पहाड़ों के माबैन खुली फिजा में तामीर किया गया है जो चारों ओर से लकड़ी और खिड़कियों से बना सह घर के तौर पर डिजाइन किया गया है। पाकिस्तान के दीगर काबिल मकामात की तरह ज़ियारत भी सियाहों की तवज्जो का मरकज बनता है। यहाँ के बर्फीले पहाड़, चश्मे से बहता पानी और तारीखी कायदे आज़म रेजिडेंसी सियाह शौक से देखने आती है। ज़ियारत 8000 फुट तकरीबन फैला हुआ इलाका है। यहाँ के लोग बहुत ही खुश मिजाज और नरम को हैं जो फराग दिली से सियाह को खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ के खाने बलूचिस्तान को रवायती और सकाफती पहचान देते हैं। ज़ियारत के भलाई इलाकों में प्रोस्पेक्ट पॉइंट मशहूर है जो 6 किलोमीटर दूरी पर वाक़ अपनी ऊंचाई के लिहाज से मकबूल है, जहाँ से पूरा ज़ियारत पहाड़ की गोद में वाक़ नजर आता है। नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट मौसम सरमा में बर्फ से लुत्फ़अंदोज़ होने ज़ियारत का रुख जरूर करते हैं। उनके रुकने के लिए 3 कमरों पर मुश्तमिल सरकारी कॉटेज तैयार करवाया गया था। वो लकड़ी का बना नफीस कॉटेज बहुत ही पुरकशिश था। नए नक्काशी से बनाए गए फर्नीचर और एक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो पूरे कॉटेज को गर्म करने का फरीजा सर अंजाम दे रहा था। इसके अलावा बरामदे में बड़े आतिशदान में लकड़ियां लगाई गई थी। शाम के वक्त उसी आतिशदान के पास बारबेक्यू का इंतजाम किया गया। खवातीन खाने की तैयारियों में लगी। यूशा और तिहान बज़ाहिर बेखबर हैं। सबके महाबीर बर्फबारी में खड़ा ज़ियारत के मकामी लोगों को अपनी तलवारबाजी के कट्टर दिखाकर फरहत बख्श रहा था। उसके हर कट्टर पर ज़ियारत के मकीनों के साथ साथ आगा साहब भी भरपूर तालियां बजाकर उसकी हौसला अफजाई करते। आज आगा साहब को महाबीर भाई तक कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा। मनसा को बनाए महाबीर भाई के ठीक होने का जश्न मना रही। हमला ने सीखों पर कबाब की टुकड़े लगाते हुए सरगोशी की। ये तबसरा सुनकर मनसा के हाथों से गिलास लड़क कर गिर पड़ा। हक्का बक्का हमला को देखती थी। उसके अंदेशे सच हो रहे थे, इसलिए दिल में हसरत और जलन भी तेज होने लगी। बारबेक्यू से लुत्फ़अंदोज़ होकर आगा साहब और टीना बेटी लूडो खेलने बैठे। उनकी हंसी मजाक और खेल देखकर अम्मा बेगम और जमरूश बहुत खुश थी। वो एक खुशहाल और मोहब्बत से भरा घराना लगा था। अम्मा बेगम ने उस वाहमी ताल्लुकात की सलामती की दुआ भी की थी, पर वो उस बात से अनजान थी कि उनकी फैमिली को बांटने की तरकीबात तो सबसे शुरू हो चुकी। सबके सो जाने के बाद आधी रात कॉटेज की पोर्च में बैठी गर्म ओवरकोट पहनी और कंधे पर ऊनी शॉल डाली वो आसमान से गिरते बर्फ को देख रही थी। समरूश की नाक ठंड से सुर्ख हो गई थी, मगर महाबीर का दिल बर्फबारी देखने से भर ही नहीं रहा था। महाबीर उसने कॉफी का घूंट भरते हुए उससे मुखातिब किया। वो बर्फ के एक एक दाने को हाथ से पकड़ते हुए खनकारा, बहुत प्यार करते हो मुझसे? ये सवाल गैर मुतवक्का तौर पर हुआ। महाबीर रुक गया, गर्दन मोड़कर सवालिया नजरों से उसे देखा। वो बिना पलक झपकाए उसे ही देख रही थी। प्यार क्या होता है? वो इस एहसास के तारुफ से अनजान था। प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये वो एहसास है जो आपके सख्त रवैये को देखकर भी आपको चाहता है, जो आपको समझते हैं, आपकी खुशी और तकलीफ महसूस करते हैं, जो आपको गले लगाकर अपने होने के एहसास से लाता है, जो आपके आंसू पहुंचता है, जो आपकी हर खामी को जानते देखते हुए भी आपकी खूबियों का जिक्र करते हैं, जो आपका ख्याल रखता है, जो दिन रात आपके बारे में सोचता है, मन के पहलुओं को मुस्बत नींद में बदल देता है। मोहब्बत वो है जो खुद को मुकम्मल तौर पर आप में शामिल कर देता है। वो थोड़ी के नीचे हाथ रख के बात मुकम्मल करके गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी। महाबीर ट्रांस की कैफियत में उसे सुन रहा था, जिसके साथ होने से सकून नहीं था, जिसके दूर जाने से जिंदगी बेमानी लगती है, जिसके पास आने से दिल धड़कता है। मोहब्बत उसी पर तो कहते हैं। महाबीर ने अपनी दानिश से कुछ जुमले इजाफे किए। अब हैरान होने की बारी समरूश की थी। उन्हें अल्फाज के आगे किसी इजहार की गुंजाइश न रही। वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है, वो जान चुकी थी। उसे हैरान शुदा होते देखकर महाबीर मुस्कुरा दिया और उसके चेहरे के करीब वो अपने लब उसके ठंडे रुखसार पर रखे, जिस पर समरूश ने करंट खाकर आंखें नीचे। जहाँ उसकी मोहब्बत पर दिल बाग बाग हुआ था, वहीं अंदर ही अंदर एक खौफ भी था कि कहीं उससे अलग होने पर महाबीर अपना दिमागी तवाज़ुन फिर से न खो दे। वापसी से पहले और सबने होना औरत और होना झील की सैर भी की थी। ज़ियारत से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़या होना झील भी सियाह की तवज्जो का मरकज़ है। ये बलूचिस्तान का मशहूर झील है। ये झील 1894 में बरतानवी दौरे हुकूमत में वजूद में आया। ये दो पहाड़ों के दरमियान एक तारीखी पुल भी बना था। झील के किनारे रेस्टोरेंट भी है जो सनोबर की दरख्तों से घिरा हुआ है। यहाँ की ठंडी हवा, नीला पानी और साफ आसमान और ताज़ा समा पेश करते हैं। 1894 में औरक रोड पर सैलाबी रैली को रोकने एक डैम बनाया था, जिससे कोई मकदार और जरगुंडर के पानी का बहाव होना झील की सीमत हो गया। 2016 में सैलाब की वजह से सरपुल डैम का पानी गंदला हो गया। बगैर फिल्ट्रेशन के उसे होना झील में जाने का रास्ता न मिला, इसलिए होना झील के पानी की सतह काफी कम हो गई, जिससे वहाँ के मुकामी लोग परेशान हो गए। 2016 के 10 में एक वक्त ऐसा आया कि होना झील पूरी तरह खुश्क हो गया, जिससे हजारों की तादाद में मछलियां तबाह हो गई थी। इस वक्त के साथ साथ हथसाली में कमी आई और झील पर फिर से भरने लगा और अब फिर से जिंदगी के काबिल हद तक पानी से भर गया। उसकी जैसे होना औरत भी घूमने की दूसरी जगह है जो होना झील के करीब की वाक़या है।
यहाँ हजारों की तादाद में से घूमने आते हैं। ये कोटा वालों का पसंदीदा पिकनिक पॉइंट है। उस इलाके में सेब और चेरी के बागात हैं। रोड के दोनों तरफ में पानी की नहर बहती है जो पुरतारीफ मंजर पेश करती है। होना के आखिरी हिस्से में बड़ी तंगी डैम बाकी है जो बलूचिस्तान के खास मुकाम पर है, जिसे 1960 में तामीर किया गया। उस डैम का मकसद ओड़ा के आवाम को साफ पानी मुहैया करना था। यहाँ का पानी साफ और शफाफ और मीठा है, जिसमें जलगोन रेंज के पहाड़ों से पानी का चश्मा आकर बहता है। क्योंकि फरवरी का महीना था, होना ओड़क और होना झील का पानी जमा देने की हद तक ठंडा था। फिर भी महावीर कश्ती में जाने के लिए जिद कर रहा था। उसकी जिद पूरी करनी आगा साहब ने इजाजत दे दी। महावीर और जमरूद एक कश्ती में सवार होकर होना झील की सैर करने लगे। मजा आया ना? तो किनारे पर कश्ती से उतर कर कहेगा, अभी जमरूद उतरी नहीं थी कि आदमी से कश्ती टूट कर डगमगा थी। जमरूद? महावीर की सांस रुकने लगी। सर पर आसमान टूट पड़ा था। उससे फौरन तबेश्वर आगे बढ़कर उसे थाम लिया, वरना वो खून जमा देने वाले पानी में गिर जाती। जमरूद अभी खुद को संभालती कि इत्तेदाद की आवाज के सामने बुलंद हुई। महावीर तैर से उस कश्ती चलाने वाली को जमीन बोझ तक झुका था। महावीर, नहीं रुको। उसने उसे बाजू से थाम कर उस आदमी को मजीद मारने से रोक लिया। आगा साहब और बाकी सब पानी के किनारे रेस्टोरेंट में बैठे थे। नीचे शोर शराबा देखकर हड़बड़ा गए और तेजी से किनारे की कीमत भागी। क्या हुआ? आगा साहब ने तेजी से आगे आकर पूछा। वो महावीर के गुस्से में और गरीब आदमी को फर्श पर पड़े देखकर मामला समझ तो गए थे, मगर वजह नहीं जानते थे। कुछ नहीं, चलिए। तो बिना वजह बताए जमरूद का हाथ पकड़े चल पड़ा। आगा साहब ने वहां इकट्ठे लोगों को समझा बुझाकर मामला रफा दफा किया। क्यों मरा उसे? मैंने मारपीट से मना किया है ना? जमरूद पार्किंग में आकर गिलामंद हुई। जान ले लूंगा हर उस इंसान की जो तुम्हें हर्ट करेगा। और उसे प्यार से चिल्लाया था। जमरूद सहम थी। उसे पहले वाले महावीर की झलक दिखाई दी थी। उसे दिल पर हाथ रखकर सांस बाहर करने की कोशिश की। उसे महावीर की मोहब्बत पर नाज से ज्यादा खौफ आया था। महावीर? उसने डरते डरते उससे मुखातिब किया। वो तैश में था, इज़्तिराब में था, दिमागी हालत से बेकाबू होने लगी थी और अपना बकिया गुस्सा उस पर नहीं उतारना चाहता था, इसलिए हवा में मुक्का मार के कार में जा बैठा और खुद को अंदर लॉक करके डैशबोर्ड पर मकों की बरसात कर दी। आगा साहब और बाकी सब पार्किंग में आए तो आगे की सीट पर ही जावेद बैठा रहा। जमरूद ने दोबारा बात करने की कोशिश नहीं की। जब वो अपने आप को लड़ाई अकेले हैंडल करना चाहता था तो उस वक्त जमरूद ने भी उसे प्राइवेसी दी। आज वापसी का दिन था। सब पैकिंग में मसरूफ थे। आगा साहब असेंबली से लौटे तो सब जाने के लिए तैयार थे। गुस्सा तो है। उन्होंने उसकी कमी महसूस करके आसपास देखा। वो कल रात को ही निकल गया था। उसे कुछ जरूरी काम याद आ गया था कि हाँ ने एतमादी से बहाना बनाया। ऐसा क्या काम था? आज हम सब भी निकल ही रहे थे ना। आगा साहब ने बीचकनी का इजहार किया कि हाँ लपी क्या हकीकत तो कुछ हो नहीं थी जो नवाब शामीर साहब को फसदार पहुंच कर ही पता लगती थी। महावीर कहाँ है? दूसरा सवाल करते घबरा कर हुआ। उस सवाल पर अम्मा बेगम और जमरूद ने भी आसपास देखा था। यही तो था, बाहर निकल गया होगा। जमरूद ने अम्मा बेगम और आगा साहब की नजरें खुद पर महसूस की तो मुतज़ब्ज़ब होते जवाब दिया, तुमने जाने क्यों दिया? वो अभी इतना भी नॉर्मल नहीं हुआ कि अकेले क्यों जाए। आगा साहब काफी परेशान हुए और उसे ढूंढते हुए बाहर जाने के लिए मुड़े फिर भटक गए। उनकी नजरों की सिमत में देख के अम्मा बेगम और जमरूद की खड़ी होगी कि हाँ और दोनों भाभीियों ने भी सर पूरे सरारियत से देखी नजरें रोक ली थी। नवाब महावीर इंसानी ने जिंदगी के साथ नए अंदाज में कदम कदम चलता अंदर दाखिल हुआ। उससे बाल छोटे कटवा दिए थे। फ्रेंच कट शेव को साफ करके बहुत हल्की मगर पूरी शेव रखी थी। उस अंदाज में उसके चेहरे की नकोश और भी वाज़ेह हो रहे थे जो उसकी कशिश को मजीद बढ़ा के वहाँ की गोल गोल घुमाते बल्कि झपकाते निचला लपटानों में दुबई छोटे बालों पर हाथ लेते आगा साहब को रूबरू आया। तो कैसा लग रहा हूँ? वो शर्माते हुए गोया हुआ, बहुत अच्छे लग रहे हो। आगा साहब मुतबस्सम हुए। हमें बता देते, अकेले जाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने नरमी से इजाफा किया। वो महावीर की खुशी खराब नहीं करना चाहते थे। सरफराज से ना था। उसने एक्साइटमेंट में शामिल थे। जमरूद सहरंगेज नजरों से उसने महावीर को देख रही थी जो उसके लिए हर तरह खुद को बदल रहा था। अगर वो किसी से कहती है जो नवाबों का शहजादा मिला है तो भी गलत नहीं होता। अच्छा सरप्राइज था, पर नेक्स्ट टाइम बता कर जाना, परेशान हो गए थे हम। आगा साहब ने उसके कंधे की गिर बाजू हमारी की। जो होगा आगा साहब, उसने सर को हम देख कर हिदायत मानी। वो दोनों उसी अंदाज में साथ साथ आगे बढ़ते उनके पीछे बाकी सब भी रवानगी के लिए आमादा हुए। गाड़ी की बैक सीट में साथ बैठी उसने पलटे उठाकर जमरूद से अपनी नई लुक की जायज रही। जवाबन उसने बल्कि झपकाते सर को जमरूद से बहुत खूब का इशारा किया। महावीर की खुशी दुगनी हो गई। नाराज हो और शायद कल के वाक़ये पर पछता रहा था। नहीं, उसने अपने मुहाफिज से नाराज रहना गवारा नहीं किया। चंद लम्हे खामोशी की नजर हुए। सूरज ढल कर तारीकी को गायब होने की दावत दे गया था। आपको तो लंबे बाल पसंद थे। उसने शरारत से उसके कान में सरगोशी की। मुझे अक्सर तुम पसंद हो। और मोहब्बत भरी गहरी आवाज में सरगोशी करते आगे हुआ। तो मैंने कब कहा कि बाल छोटे करवा दो? जमरूद सोचने लगी। तुमने कहा नहीं, मैंने महसूस कर लिया। जब भी तुम मेरे चेहरे से लंबे बाल हटाती थी तुम्हारी आंखों से दिलचस्पी कम हो जाती थी। गर्दन मोड़ी उस तरफ जमरूद की सिमत था। वो हल्के हाथों से उसका नया हेयर स्टाइल दुरुस्त कर रही थी। अब मेरे बिना तुम्हें मेरी बातें महसूस करने लगी हो? जमरूद ने जोश होते सीधी हुई। गाड़ी में आगा साहब और अम्मा बेगम भी थे। तुमसे प्याजू हो गया। वो इजहार करके चेहरा खिड़की की साइड पर रखा। जमरूद ब्रश करते चेहरा झुका के। अलबत्ता हाथ उसके हाथ में जरूर था। अल्लाह हर दिल से वाकिफ है, सब जानते हैं। इंसान की नीयत या रस्ता दिखावा भी। जहाँ जमरूद ने महावीर की इतनी बड़ी कमी के बावजूद उसे अल्लाह की रज़ा के लिए पूरे दिल से अपना लिया था तो अल्लाह ने भी महावीर को ठीक करके उसकी नेक नियति का अजर दे दिया था। घर वापस आकर अच्छा लग रहा था। हर साल में कोटा के मुकाबले सर्दी काबिल बर्दाश्त थी।
महावीर सबसे पहले अपने घोड़ों के पास गया जिसे उसने इन 3 दिनों में बहुत मिस किया था। वहीं घर वाले आराम करने चले गए। यूं ही शाम बीत गई और रात होने को आ गई। वो उसके बाजू पर सर रखे उसी के अंदाज से जीरो लाइट की रोशनी में चमकते फानूस को देख रहे थे। तो मेरी पढ़ाई कब शुरू कर लो? ये सवाल गैर मतलब का अंदाज में हुआ। समरूष ने हैरान होकर सर उठाकर उसे देखा था। कल से पहले क्या पढ़ोगे? वो महसूस होते बोले, इंग्लिश। वो सपाट था। इंग्लिश तो थोड़ी बहुत आती है। समरूष का कुछ और ही ध्यान था। नहीं, ज्यादा इंग्लिश चाहिए, जैसे तुम डॉक्टर के साथ बोल रही थी। महावीर बस हुआ मुंह बंद किया था। समरूष एक मिनट में उसकी चेहरे नजर देखकर सरप्राइज हो जाती, क्योंकि छोटी छोटी बातें पर नोट करता था। उसे उसकी बात हैरान करती। महावीर के दिमाग नॉर्मल हो रहे हैं, नॉर्मल इंसान से भी ज्यादा तेज चल रहा है। बताइए ना कर पाई। पहले दिन सीखेंगे, अल्लाह को जानेंगे, हमसे करीब होंगे, फिर इंग्लिश। समरूष ने अपनाई तो तस्वीर से महावीर ने आईब्रो मिलाई। उसे देखा जरूर था। हम चाहे जितना भी पढ़ लिखें, लेकिन जब तक अपने अपने बनाने वाले के करीब नहीं होंगे, हमारे काम नहीं बनते, सुकून नहीं मिलेगा। जमरोश उसे दीन की अहमियत समझाने लगी, पर मेरा सुकून तुम हो। महावीर ने उसे समझाना चाहा, और मैं आपको किसने दी हूँ? उसने दूसरा सवाल पूछा। आगा साहब ने। उसने जानियत है, वो तो एक जरिया है। आपके नसीब में मेरा होना अल्लाह ने असल से लिखा हुआ था, इसलिए तो आगा साहब के जरिए आपकी लाइफ में आई। और असल देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, तो हमें उनका शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं? उसने सोच कर सही तरीके से समझाकर ट्राई की। अब की बार महावीर ने आईब्रो उठाए, समझने के अंदाज में सरस बात नहीं लाया। उससे नया ड्रेस मिल रहा था, बहुत अच्छा भी लग रहा था। मैं आपकी दुनिया ही नहीं, आखिरत भी संवारना चाहती हूँ, ताकि हम जन्नत में भी साथ रहें। तो पहले अल्लाह फिर दुनिया। उसने उंगली दिखाते माने बात पर मोहर लगे। महावीर ने सर को दम्बिश दिया और आगे के लाया अमल को सोचते महसूस होते सो गया। अगली सुबह मामूल की सी हुई। महावीर अपने मुकर्ररा वक्त से पहले ही जा गया। उसने कबर्ड बदल कर देखा तो वो हिस्सा खाली था। तंदुरुस्त के ब्लर किए मुसल्ले पर खड़ी फजर की नमाज अदा करे थे। महावीर ने मुस्कुरा कर उसे देखा। वो सफेद चादर सर पर ओढ़कर चेहरे के गिर गिरते लपेटी आंखें सजदे के मुकाम पर टिकाए हुए थी। उसकी दुआ मांगकर पलके उठा लेने तक वो उसे यूं ही देख रहा। जब जरूर छुट के मुसल्ला तय करके मुड़ी, तब वो उठ बैठे। क्या दुआ मांगी? उसने तजस्सुस से सवाल किया। ठीक है, आप हमेशा सलामत रहें, खुश रहें, मेरे साथ रहें, और हम दोनों को सीधी राह की हिदायत मिले। उसने कुछ देर से चंद दुआएं गिनवाई। महावीर उसे मुस्कान से नवाज कर फ्रेश होने चला गया। आज वर्जिश और तलवारज़नी करके फिर नाश्ते से फारिग होकर वो नमाज की किताब लिए जमरूश के साथ उठने बैठ गया। जमरूश टीचर की जैसे प्यार और सख्ती के मेल जोल से समझाती थी, और वो मुअद्दब स्टूडेंट की तरह सीखने लगा। वहीं यामीन और अदीबा रिमोट कंट्रोल पर लड़ पड़ी थी, एक दूसरे पर झड़पी। मैं इंटरनेशनल न्यूज चैनल लगा दी और साथ ही वॉल्यूम भी काफी तेज कर दी। खबरों में जापान की एक मशहूर तलवार सन जिसने ओलंपिक के काफी मेडल्स भी जीते हुए थे, उसके मुतालिक खबर बताई जा रही थी। नमाज का तरीका याद करते हुए फौज के दाएं से बाएं चक्कर लगा दी। उस तहरीक का नाम सुनकर वो रुक गया और लॉन्च में आकर टीवी पर वो खबर देखने लगा। क्या हुआ? आप उसे जानते हैं? जमरोश उसके पीछे आ गई। ये एक टोनी कानो है, जापानी फेंसिंग एथलीट। महावीर खोए हुए ठनकारा। टोनी कानो जापान का पहला फेंसिंग गोल्ड मेडलिस्ट है, जिसने 2020 के ओलंपिक्स में जापान के लिए फेंसिंग में पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके अलावा टोनी ने 2022 और 2023 के एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है। 2024 के ओलंपिक्स में टोनी कानो ने फ्रांस के यानी गोरल को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आप स्पोर्ट्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? मुझे यकीन है ऐसे 3-4 तलवार सन को तो 1 मिनट में हरा सकते हो। जमरोश ने उसे दा देते कहा। महावीर मुस्तरब होने लगा। वह जमरोश की बात को नजरअंदाज करके वापस बाहर निकल गया और वो वहीं और सतेज से सबक याद करके देखती रही। नवाब शाह मेरा इंसानी काम से वापसी पर डॉक्टर साहब के घर के वहाँ शोक का समा था। नवाब साहब देखिए क्या हो गया, मार दिया उनको, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? उनकी अहलिया नवाब साहब को देखकर बहन करने लगी। नवाब साहब शौक हो गई तो उन्हें समझ न आया क्या हुआ। वहीं उनके अपने खड़ा यूशा जो बड़ा सख्ती से बंद किए आस पास देख रहा था। एक रोज सबल अपनी पहचान छुपाए डॉक्टर के क्लिनिक में इधर आया। मरीज को गन के साथ किसी नकाबपोश को देखकर ही घबरा कर भाग निकले। उसने डॉक्टर के कैबिन में आकर नकाब नीचे किया। छोटे नवाब क्या बात है? और यूशा के उस तरह आने पर मुश्किल हुआ और घबरा कर पीछे होने लगा। उसने कहा था महावीर को पागल खाने भेजने का कहना, फिर आगा साहब ने उसे क्यों नहीं भेजा? डॉक्टर आते हुए एक एक कदम आ गया। मैंने वही कहा जो आपने कहने को कहा था, बाकी उसने मेरी क्या गलती है? डॉक्टर है बड़ा बड़बड़ाता हुआ पीछे होते होते दीवार से लग गया। गलती ये है तुम अच्छे डॉक्टर नहीं हो। उसने नफरत इस लहजे में कहते उसे गोली मारी और करा उठा मगर जान नहीं की। दूसरा शूट मजीद करीब आकर किया गया। इस मरतबा डॉक्टर साहब दांत मिला सका और फर्श पर गिर कर तड़पने लगा और देखते ही देखते बेजान हो गया। शोर सुनकर लोगों की जमा होने से पहले वो नकाब वापस चढ़ाकर फरार होने में कामयाब हो गया। आज क्लिनिक के अंदर घुसकर नामालूम अफराद की फायरिंग से जान की है। पुलिस तफ्तीश कर रही। जैसे ही कुछ पता चल रहा है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। इलाके के पुलिस ऑफिसर के ध्यान पर आगा साहब ने सदगी से मरकर उस बेवा खातून और बच्चों का देखा था। ऑफिसर कातिल बचकर नहीं जाना चाहिए और उनकी कफालत के लिए मेरे मैनेजर से कुछ रकम ले लेना। नवाब साहब ने बेवा माँ को सबर की तलकीन के आगे बढ़ी। दूसरा के तासुरात पाठ तो जानता था जिस कतल के साथ नामालूम अफराद का नाम छुट गया फिर उस मुजरिम का गिरफ्तार होना नामुमकिन के बराबर था। और अगर पकड़ा जाता भी तो उसके लिए इतना तारुफ काफी था कि वो नवाब शामीर इंसानी का बेटा है, नवाब रुशार इंसानी। पहले दुरुस्त करके वो भी तासियत कहती आगा साहब के पीछे निकल गया। क्या हुआ?
डॉक्टर साहब से मिली। अम्मा बेगम उनका उतरा चेहरा देखकर मुतफस्सिर हुई। उसे किसी ने मार दिया, शामिर साहब सपाट अंदाज से इतना ही कह सके। मनसा ने हैरत भरी नजरों से उनके आगे अपनी खड़े यूसर को देखा था। क्या अम्मा बेगम तो हीरानी नहीं ठहरी है। चलो खैर, न जाने और कितने मरीजों का गलत इलाज करता रहा होगा, किसी न किसी की बददुआ लेके होगी। शामिर ने लंबा सांस खारिज किया और पैर दराज करके ले गया। अम्मा बेगम ने मायूसी से सर झटका था। इसको क्या सजा मिलनी है ये तो अल्लाह तय करेंगे, मगर उस दुनिया के दौलतमंद आपका खुद ही जज और वकील बना चुका है। तुमने डॉक्टर को मार दिया? कमरे में डर आते ही मनसा ने पूछा। तो और क्या करता? तो कपड़े चेंज करने वार्डरोब में चला गया। फिर भी वो आगे के अल्फाज सोच रही थी कि वो एक झटके से वापस बाहर आए। क्यों? तुम तो महावीर को भी मारने की तजावीज देती रहती हो, अब डॉक्टर को मार दिया तो इतनी परेशानी क्यों हो रही है? वो गजब से बुराया। और डॉक्टर को मारने के लिए मैंने नहीं कहा, मनसा ने तस्दीक किया, लेकिन सब कुछ कर तुम्हारे लिए ही रहा हूँ। तुम्हें ये दौलत नहीं, निशान एक आईब्रो उठाए जताया। मुझे बस हमारा हिस्सा चाहिए, वागा साहब अपने लाट में किसी और को ना दे दी। मनसा ने बसौटे मुंह किया। जो भी है खेल अब शुरू हो गया, एक एक करके रास्ते में आने वाला मोहरा गिरता जाएगा, तुम अब चुपचाप देखी जाओ। आखिरी फिक्रा उसके मुंह पर उंगली दिखाते कहकर वो लेटने चला गया। मनसा भूंज कर हाथ में रोटी हुए उसे देखते रहे। बाहर का मौसम अपने साथ नए रंग लेकर आया था। महावीर दीन के साथ दीन के दर्स में काफी कुछ सीख किया था। अब वो नमाजों की पाबंदी करने लगा। आका साहब और अम्मा बेगम को ये तब्दीली देखकर बहुत खुशी हुई। और श्याम संतोष महावीर की किताबें समेट रही जब दरवाजे पर दस्तक हुई। आका साहब आइए। उससे शमीर साहब को खाकी शलवार के पर नीला वेस्टकोट पहने कंधे पर सफेद शॉल डाले अपने दरवाजे पे खड़े देखा तो दुपट्टा दुरुस्त करते हुए मुड़ी। शमीर साहब हाथ कमर के पीछे बांधे रोबा दबदबा बनाकर चलते अंदर दाखिल हुए। उसकी आंखों में खुशी थी, ममनूनियत थी, सतोना शुजात थी। तुमने हमारी फैमिली की रसूमात ही बदल दी है, खासकर महावीर के मामले में उसकी जितनी लगन से खिदमत की है वो आज तक किसी ने नहीं की। शुक्रिया। तो मध्यम आवाज में मशहूर हुए और समरूज के सर पर हाथ रखा। आई तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट के बिना पर थी, लेकिन दिल से उस हवेली को और आप सबको अपनाया, खासकर महावीर को, तो इतनी खिदमत करना तो मेरा फर्ज है। उससे कसीर राय वसूल करते हुए वसाहत की। अगले माह आपकी और महावीर की शादी की एनिवर्सरी है और उस मौका पर हम रिवायती अंदाज से जश्न मनाना चाहते हैं। निकाह तो सादा सा हुआ था, उसे वलीमा समझता। आगा साहब ने उसे सरप्राइज कर दिया, जैसे आपको ठीक लगी। उसने खुशी खुशी फरमाइश कबूल कर ली। वो सर को काम देखकर कमरे से बाहर निकले तो दूसरी तरफ से महावीर अंदर आता हुआ नजर आया। महावीर, आपने सुना? आगा साहब हमारा वलीमा करवा रहे, पूरे कबीले की दावत होगी, कितने सारे लोग आएंगे। वो महसूस होती इसकी आग से बोलती हुई। महावीर तीखा सा मुस्कुरा दिया और सीधा आने से गया दिलचस्पी भरा रद्द-ए-अमल देखकर जमरूद हैरान हो। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? उसने मुस्तहकिम लहजे में पूछा। अच्छा है, पर घबराहट हो रही है, पूरा खानदान आएगा, इतने लोगों के सामने पैनिक हो गया तो। उसने खुदके का इजहार किया। आपको पता है हमारी जिंदगी काफी हद तक सही हो जाती है जब हम हर चीज अल्लाह पर छोड़ देते हैं। खुद को परेशान न करो, जो हो रहा है होने दो, सब दिख रहा है तो दिख रहा रहने दो, सब सही वक्त पर सिमट जाएगा। अपने रब से सबर बर्दाश्त हिम्मत और रहम मांगो। अल्लाह से ये गिला कभी मत करना कि मैं क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी जिंदगी मेरी खुशी क्यों, किया कैसे, क्यों क्या कैसे, ये सब सोचना छोड़ दो। सही वक्त का इंतजार करो। सिर्फ कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि करीब तुम्हें इतना दिया जाएगा कि तुम राजी हो जाओगे, तो बस उसकी रजा में राजी हो जाओ। वो सब सुन रहे, सब ठीक है, हाँ बस कामिल यकीन रखो। जमरूद ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख के समझाया। जरूर, आई विल ट्राई। महावीर अब अक्सर इंग्लिश उर्दू के मुंतशिर जवाब दिया करता। उसकी आवाज, उसके बोलने का अंदाज और साथ में ये अल्फाज महावीर के बेचैन दिल पर मरहम की तरह लगे थे। बेशक अल्लाह की जिक्र नहीं तो दिलों का सुकून है। अभी सुबह मामूल से बढ़कर काम थे। घर में महावीर और जमरूद के वलीमे की तकरीब की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। बड़ी बेगम, छोटी बीबी जी आ गई और लाजिम अम्मा बेगम को खबर देने आया। अम्मा बेगम बेटी के आने की खबर सुनकर कहे उठी। अम्मा बेगम। सफीहा भागते हुए अम्मा बेगम से लिपट दी। उसके पीछे दामाद की गोद में 1 साल का बेटा लिए अंदर आए और उनसे मिले। घर की खुशहाली दुगनी होगी। सफीहा हवेली में देखते आगा साहब को ढूंढने लगी, जबकि तो पहले सोफे पर तशरीफ फरमा होगी। पोते को अम्मा बेगम ने ले लिया था। मुलाजमन के लिए शरबत बनाकर लाए। ढूंढ के आसपास डेकोरेशन दिख रहा था जब सीढ़ियों पर नजर गई। जमरूश में अफसोस होते खुशी से सरशार होते नीचे आ रही थी। सोफे पर बैठे अनजान मर्द को खुद को देख के पाया तो गड़बड़ा कर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए नजरें नीचे कर ली। वो लाउंज में आई तो पहले ग्लास टेबल पर रखा खड़ा हो गया। यकीनन आप महावीर की बीवी हैं। हाय। उसने मॉडर्न मर्द बन के हाथ आगे किया। जमरूश ने पहले उसे देखा, फिर आईब्रो उठाकर उसके हाथ को। पर मैंने आपको नहीं पहचाना। उसने मेजबानी की खातिर लहजा हमवार था। मैं तो फैल मक्सी। सफीहा का शोहर। उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे होता गया। ओह सफीहा, उससे याद आया महावीर की एक छोटी बहन भी है जो इस्लामाबाद में रहती है। चलो अच्छा है, नन को तो जानती हूँ, उसके शौहर से भी मुतारफ हो जाओगी। तो फैल का अंदाज मजीद दोस्ताना हो गया। जमरूश को एक आंख न भरा। सफीहा कहाँ है? उसने आसपास देखा, वो बाकियों से मिलने अंदर गया। तो फैल ने सर का पैरों से देखा। जमरूश फ्रेंड से मिलने जाने लगी। इतना लंबा सफर करके आया, एक कप चाय मिलेगी? उसने जमरूश को सदा देकर रोक लिया। ये जरूर, क्यों नहीं। उसने फीका से मुस्कुराकर सर को हम दिया और मुलाजमा को आवाज लगाई। ये इस घर के दामाद है, खातिरदारी में कमी ना रही। जाओ जल्दी चाय नाश्ते का इंतजाम करो। और समझाते हुए मुलाजमा को हुक्म दिया और आगे बढ़ गई। तो फैल आईब्रो उठाए उसे देखी गया।